हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर ऑन जुडिशरी। इसके पहले हम कर चुके हैं अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रिटायरमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द जजेस, और हम सब कुछ कर चुके हैं। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं द पार्ट ऑन जुडिशियल रिव्यू। तो अब देख सकते हैं इस पेज में हमने दो डेफिनेशंस को हाईलाइट किया है, एंड देयर इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑन द नेक्स्ट पेज ऑन द डिविजन ऑफ पावर्स। आप ये जो 3 डेफिनेशंस है ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है, और ये जो जुडिशियल रिव्यू का डेफिनेशन है, ट्रस्ट मी, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस चैप्टर। ये आपके इंटरनल में भी आ सकते हैं और बोर्ड्स में भी आ सकते हैं, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। नाउ इफ यू डिफाइन जुडिशियल रिव्यू, then it's a judicial doctrine and a principle whereby a court can examine and review an executive or legislative act, law, or a governmental or administrative decision and determine whether it's incompatible with the constitution. ठीक है, वो डिटरमाइन करेंगे अगर एक लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वैलिड है या फिर उसके खिलाफ है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे जो यूएस, फ्रांस और कनाडा है, ये सारे देशों में जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़्यादा है, और यूके में नहीं है। यूके में नहीं है मतलब क्या है, दे फॉलो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट की जो एक्ट है वो हम उनके कोर्ट्स इनवैलिडेट नहीं कर सकते। पर इंडिया में ये 3 देश की तरह जुडिशियल रिव्यू का प्रैक्टिस बहुत ही ज़ोरदार है। तो हो गया। देखिए, जुडिशियल रिव्यू की जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एंड इट्स नॉट लेंदी ईदर, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू टू रिमेंबर इट। फिर हम आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब देखिए, आई हैव डन दिस इन द सेम पेज बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सेपरेशन ऑफ पावर्स refers to the distribution of powers between the 3 organs, the executive, legislature and judiciary। ये जो हमारे 3 इक्वल ऑर्गन्स है, यही ऑर्गन्स में इक्वल पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एट द सेम लेवल। और डिविजन ऑफ पावर्स जो है वो मतलब वो इट रेफर्स टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, द डिविजन ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड the state governments and the provinces। ठीक है, separation of powers क्या है? It refers to the horizontal distribution of power, and इसकी जो definition है, it ensures that each branch has distinct powers and responsibilities based on the organizational scheme of the constitution। constitution में जो दिया गया है उसी के accordance में हमारे जो 3 branches है, executive, legislature और judiciary, ये तीनों organs की फंक्शंस और पावर्स रहेंगे। अब एडवांटेज क्या है ऐसे सेपरेशन ऑफ पावर्स की? पहले तो इट अलाउज फॉर लिबर्टी, इट प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड इट फैसिलिटेट्स डेमोक्रेटिक डिस्कशंस। इट फैसिलिटेट्स डेमोक्रेसी। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। कोई भी ऑर्गन ओवरबर्डन नहीं होंगे, सारे ऑर्गन इक्वली पावरफुल है, दे कैन मॉनिटर ईच अदर बाय चेक्स एंड बैलेंसेस। यही सारी चीज़ है हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स में, ठीक है। फिर हम आते हैं डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। अच्छा, उसके पहले आप ये पार्ट तो समझ ही चुके हैं, हमारे इंडिया में जो 3 ऑर्गन्स है एज वी वर डिस्कसिंग। अब लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन है? लोकसभा है और राज्यसभा है, बोथ द हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव में है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी। हमारे जो IAS ऑफिसर्स है दे फॉर्म द ब्यूरोक्रेसी। और भी कुछ मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऑफिसर्स है, इनकम टैक्स है, हो गया, वो सारे ब्रांच इट रेफर्स टू एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी में क्या है? हमारे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे हमारे सब कोर्ट्स है। वी हैव अ सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट। हो गया। फिर हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट में जो कि है डिविजन ऑफ पावर्स। अब डिविजन ऑफ पावर्स मतलब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। कोई भी ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए और बोथ द लेवल्स शुड बी पावरफुल। इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिविजन ऑफ पावर स्टिपुलेट्स एंड डीलिमिट्स द सब्जेक्ट मैटर्स और द आइटम्स ऑन विच द फेडरल, by which I mean the central government and the state governments have powers to make laws। आप हमारे टेक्स्ट बुक देख सकते हैं, इट्स पेज 20 ऑफ योर टेक्स्ट बुक।
तो ये जो हाईलाइटेड डेफिनेशन है, दैट्स योर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. तो आप उसे पढ़ लीजिए अलॉन्ग विद द अदर टू डेफिनेशंस दैट आई हैव शोन, एंड आई नो यू विल बी गुड टू गो. तो अब हम थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं ये बात. अच्छा, तो डिविजन ऑफ पावर्स क्या कहते हैं? ये कुछ ऐसे आइटम्स बता देते हैं और इसी आइटम्स को हमारे सेंटर के पास कुछ देते हैं, स्टेट के पास कुछ देते हैं. आप हमारे 3 लिस्ट के बारे में तो सुन चुके ही होंगे. तो हमारे जुडिशियल रिव्यू की स्कोप क्या है? 3 स्कोप है. पहले तो टू इंश्योर फेयरनेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. हमारे जो गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली एडमिनिस्टर करते हैं, फंड्स एडमिनिस्टर करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रेगुलेट करते हैं. तो ये सब करते हुए अगर वो कुछ ऐसे डिसीजन ले जो कि सही नहीं है, तो हमारे कोर्ट्स उसे मतलब उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स, जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी, रीजनेबलनेस. अब बिल्कुल मत घबराइए, आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ. ठीक है, तो पहला स्कोप है ऐसे टू इंश्योर फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस. देन द नेक्स्ट स्कोप टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फंडामेंटल राइट्स. हमारे जो सिविल लिबर्टीज है, द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड इफ वायलेटेड. दिस इज डन थ्रू रिट्स. ठीक है, थर्ड स्कोप क्या है? टू रूल ऑन द क्वेश्चंस ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस. अब कौन सी बारे में हमारे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकते हैं, वो रूल्स इनैक्ट कर सकते हैं, और कौन सी मैटर्स में वो कुछ नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें रेगुलेट करते हैं हमारे कोर्ट्स. इतना पावरफुल है हमारे कोर्ट्स. ठीक है, अब हम आते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स पे. अच्छा, और ये जो प्रिंसिपल्स है लाइक प्रोपोर्शनलिटी, ये हम डिस्कस करेंगे अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो प्लीज़ बी विथ मी. तो इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स, द नेक्स्ट सबसेक्शन, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2. अब जानते ही है, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. इट एलिवेट्स द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. क्या कहते हैं आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2? इट states that the parliament cannot make any rules or any law by abridging one or more fundamental rights, and it confers right on our courts through judicial review to redress the wrong things if such a situation arises at all. अगर कुछ ऐसे पार्लियामेंट कर दे, अगर वो हमारे राइट को ले ले, तब हमारे कोर्ट्स जो है हमारे राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए वो पार्लियामेंट की एक्ट को इनवैलिडेट कर देगा. ये है आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2. और आर्टिकल 32 क्या है? इट्स अ रिट जुरिस्डिक्शन. वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. वी हैव टू लर्न ऑल द रिट्स. आई विल बी डूइंग दिस विथ यू, डोंट वरी. ठीक है, थर्ड क्या है? PIL, जनहित याचिका. वी नो इट, वी हैव डन दिस इन द फर्स्ट चैप्टर. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू हैव नॉट सीन, गो एंड सी. ठीक है, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट द पुअर, द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड the public spirited citizens. They have to represent the poor ones who cannot enforce their rights, and this is how they have given importance to group rights. हो गया इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स. फिर हम आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस पे. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 जो है, हियर द पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन अ राइट टू मेक लॉज ऑन आइटम्स इन द यूनियन लिस्ट. ठीक है, ये है हमारे आर्टिकल 246. 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दिया गया है, और दिस स्टिपुलेट्स द डिविजन ऑफ पावर्स. हमने अभी जो डॉक्ट्रिन किया डिविजन ऑफ पावर्स की, इसी के अंडर ये आते हैं. यूनियन लिस्ट, लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल, इट गिव्स पावर टू द सेंटर टू एक्सक्लूसिवली मेक लॉज ऑन द थिंग्स आइटमाइज्ड इन द फर्स्ट लिस्ट. फॉर इंस्टेंस डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स हो गया. आप अगर किसी और एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में अगर हो. फिर स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, यहाँ पे जो चीज़ें हैं लाइक पुलिस, सक्सेशन, एडॉप्शन, ये सारे मामलों में हमारे स्टेट्स रूल्स बना सकते हैं. और कॉन्करेंट लिस्ट जो है, लिस्ट 3, बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन मेक रूल्स ऑन सच मैटर्स. फॉर इंस्टेंस एडुकेशन. अगर आपको रिट्स के बारे में जानना है तो वो हम वीडियो की इनमें डिटेल्स में करेंगे, सो डोंट वरी. नेक्स्ट पार्ट इज फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस. ठीक है, अब देखिए,
कुछ मैटर्स जो है अबाउट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, अगर कुछ ऐसे डिसीशंस हमारे गवर्नमेंट ले जो कि हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो हमारे कोर्ट्स ऐसे डिसीशंस को इनवैलिडेट कर सकते हैं और हमारे राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं थ्रू रिट्स एंड बाय यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है जैसे कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, प्रोपोर्शनलिटी, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यही सारे प्रिंसिपल्स है। और इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएंगे। ऑडी ऑल्टरम पार्टम स्पेलिंग आप ध्यान से देखेंगे टेक्स्ट बुक में और यहाँ पे भी, इट्स लैटिन मैक्सिम which literally means listen to the other side, and this was applied in the historical Maneka Gandhi versus Union of India case। ठीक है, अब आपको हम इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। मानेका गांधी जो है, वी नो शी वॉज अ फेमस जर्नलिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन टू। हर पासपोर्ट was impounded by the local passport authority. She was about to go abroad and she got a letter from the passport officer that her passport was taken in public interest. अब देखिए, इतना बड़ा डिसीजन जो ले लिया गया, उससे एक बार पूछा भी नहीं कि क्यों, आप क्या कहना चाहते हैं आपके डिफेंस में। तो उसने क्या किया, शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट दिस पासपोर्ट अथॉरिटी इन द सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो हिस्टोरिकल डिसीजन है, which is often cited by a lot of cases as a beautiful precedents on Article 21 right to life and principles of fairness in executive acts। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक प्रोसीजर इतना अनफेयर नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे जो मतलब अग्रीव पार्टी है उसकी बात ही ना सुने। इसलिए मानेका गांधी को एक मौका तो देना चाहिए था अपने व्यू, अपने साइड को डिफेंड करने के लिए। दैट्स ऑडी ऑल्टरम पार्टम, लिसन टू द अदर साइड, जो दूसरे साइड है उसकी बात आप सुनो। ठीक है, यही है ऑडी ऑल्टरम पार्टम। फिर हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस। द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मस्ट बी इन्फॉर्म्ड विद रीजन। हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उसके एक्शन को रीजन के साथ हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इट शुडंट बी आर्बिट्ररी। जो भी वो डिसीजन लेंगे इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ रीज़न। सपोज एक डैम बन रही है, आई हैव ऑल्सो गिवन दिस एग्जाम्पल लेटर। ठीक है, इसके लिए काफ़ी सारे लोगों को उस गवर्नमेंट ने हटा दिया उनके रेसिडेंस से। सपोज देयर आर पुअर पीपल लिविंग, देयर हाउसेस आर डिमोलिश्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डैम। और अगर वो लोग पूछे गवर्नमेंट से कि आप यहाँ क्या बना रहे हो, तो वो द गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा कि they have to give a reason for their action. We did this because we are building a dam in public interest. ठीक है, it shouldn't be arbitrary. फिर proportionality क्या है? Now this is a very important principle. It safeguards the accused right. It safeguards the aggrieved person. अगर किसी ने कुछ crime किया, ठीक है, तो the person will be receiving a penalty, but the penalty or the punishment shouldn't be disproportionate and burdensome. अगर किसी ने चोरी किया तो उनसे फाइन ही किया जाएगा उसको, मतलब the person won't be hanged for it because that would be disproportionate and burdensome. वो बहुत ही ज़्यादा punishment होगा as compared to the offense committed. ये है the principle of proportionality, मतलब proportion of punishment should be right. यही है, ऐसे समझ लीजिए। legitimate expectation, इट रिकग्नाइजेज ड्यू गवर्नमेंटल लाइबिलिटी। मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि हम सिटीजन्स के लिए एक पार्क बना देंगे फॉर इंस्टेंस, तो गवर्नमेंट को वो करना ही है। इट हैज़ टू ऑनर द प्रॉमिस मेड टू द सिटीजन्स। वो कुछ भी नहीं कर सकते। इट कैनॉट फॉरगेट द promises एंड द कमिटमेंट इट हैज़ डन बिफोर। यही है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। देन वी हैव ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आप नाम से ही समझ सकते हैं, दिस इज अ प्रिंसिपल टू डील विथ secrecy and inefficiency and corruption of the government. It requires the disclosure of reasons. अगर गवर्नमेंट एक डैम बना रहे हैं, उसी एग्जाम्पल से अगर हम समझे, तो वो डैम बिल्ड करना ज़रूरी है because people need electricity from the dam. The people need the controlling of the water or the water from the dam for irrigation. तो reasons देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. It cannot say that we wanted to do the dam, that's why we did it by demolishing the houses nearby, by displacing the people. ऐसे नहीं हो सकते. It cannot be arbitrary. ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आया है। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये ओवरऑल वीडियो, इफ़ यू आर लाइकिंग इट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर योर वीडियोज़ बिकॉज आई नीड मोटिवेशन टू कैरी ऑन डूइंग दीज वीडियोज़, यू नो। फिर हम आते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर पे।
आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कन्फर्स पावर टू द पार्लियामेंट. ये क्या कहते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है इट कैन अब्रिज एंड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप समझिए कि ये जो वर्डिंग्स है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट मेंशंस नो लिमिटेशन. वो ऐसा नहीं कहते कि आप ये पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते, वो पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते. वो सिर्फ जनरली मेंशन कर देते हैं कि आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं. पार्लियामेंट इतना पावरफुल है बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. पर हमारे जो आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 है ये मेंशन करते हैं कि the parliament cannot amend the fundamental rights. Article 13 subclause 2 has already been discussed with you in the previous subsection. तो अब देखिए ये जो आर्टिकल 368 और 13 पार्ट 2 है ये आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी है. इट कॉन्ट्रडिक्ट्स ईच अदर. ये बहुत ही मतलब ऑपोजिट है. तो क्या होगा अब देखिए 1971 में when the country was under the इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन. जो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स है वो सब्सिक्वेंटली बहुत कुछ पढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में क्लास 12 में, तो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे ये बात. तो अब समझ लीजिए कि 1971 में जो हुआ था, जो 24th अमेंडमेंट थे हमारे, विद द 24th अमेंडमेंट अनलिमिटेड पावर्स वर गिवन टू द पार्लियामेंट. मतलब ये जो आर्टिकल 368 था इसको एब्सोल्यूट बनाया गया, इसीलिए हमारे राइट टू प्रॉपर्टी अब्रिज हो गया. इफ़ यू वंडर दैट व्हाई डोंट वी हैव द राइट टू प्रॉपर्टी, इट वाज अबॉलिश्ड अंडर द इंदिरा गांधी एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, 24th अमेंडमेंट में ये हो गया, पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दिया गया. तो अब क्या हुआ, हमारी सिविल लिबर्टीज़ है वो तो कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी पार्लियामेंट कुछ भी कर सकते हैं. वो कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल को जिंदा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो मतलब इतना आर्बिट्री, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू. Such things have never happened in India, and I'm just explaining to you with an example so that you understand. तो इतने सारे arbitrariness के बीच हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है इन द हिस्टोरिकल केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है 1973 में, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि ये आपके लीगल स्टडीज़ कोर्स में एटलीस्ट एट दिस लेवल सबसे इम्पोर्टेंट केस है. ठीक है, in this case the basic structure doctrine was established and there are some principles. I have written a mnemonic here, DRSSJ. अच्छा, DRSSJ मतलब डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड J मतलब क्या, J मतलब जुडिशियल रिव्यू. सो ये जुडिशियल रिव्यू भी एक पार्ट है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर की. सी द पार्लियामेंट डेफिनेटली कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैनॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर. ये जो DRSSJ और भी कुछ प्रिंसिपल्स जैसे कि रिपब्लिकन एंड सॉवरन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इंडिया सॉवरन पावर है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, डेमोक्रेसी है, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. ये सारे फीचर्स है बेसिक स्ट्रक्चर के. दीज आर नॉट अमेंडेबल, इसको टच नहीं कर सकते हमारे पार्लियामेंट. यही लिमिटेशन को याद में रखते हुए पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकते हैं. ये था हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश्ड बाय द केशवानंद केस. एंड जुडिशियल रिव्यू जो हमारे J प्रोविजन है, जुडिशियल रिव्यू इट्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो समझिए कोर्ट को कितना इंपॉर्टेंट दिया गया है. हो गया. अब हम आते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द रिट्स. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है धीरे धीरे. इफ़ नॉट प्लीज़ let me know in the comments if I need to do something else on this chapter, or if I need to improve on something, or if I need to do the videos on the boxes की वीडियो हम करेंगे after I complete all the things in your syllabus. ठीक है, अब रिट्स की पहले पार्ट क्या है, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्वो वारंटो, ये सारी रिट्स है. एंड यू गेट एनालिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन. एटलीस्ट इन माई बोर्ड्स आई गॉट दैट. हिबियस कॉर्पस क्या है? See, all these are Latin maxims except for prohibition, which is a English word, as we can understand. Habeas corpus means you may have the body. ठीक है. What does this mean? It orders a particular authority to produce a detained person, and it also orders the authority to release the person if the detention is found to be illegal. अगर एक इंसान को ज़ोर ज़बरदस्ती किसी जेल में या फिर कहीं भी डिटेन करके रखा गया है तो हिबियस कॉर्पस से उसकी राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं और उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं एक कोर्ट के आगे. और अगर वो डिटेंशन इलीगल है तब इस इंसान को छोड़ना भी पड़ेगा. हो गया हिबियस कॉर्पस. फिर हम आते हैं मैंडेमस. मीन्स वी कमांड. दैट्स द लिटरल मीनिंग ऑफ द लैटिन मैक्सिम मैंडेमस.
So, mandamus is a court's order to a public or a quasi-public legal body to do something. To do something means what? To do something in the nature of public duty. एक ऐसे ड्यूटी है जो कि हमारे एक बॉडी को, पब्लिक बॉडी को करना ही पड़ेगा इन द नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक. फिर हम आते हैं क्वो वारंटो. क्वो वारंटो मीन्स बाय व्हाट वारंट. इट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ ऑफिस टू विच द पर्सन इज़ नॉट एंटाइटल्ड. अब देखिए, एक जज बनने के लिए एक इंसान की को मतलब एडुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एडुकेटेड मतलब लीगली एडुकेटेड. द पर्सन नीड टू पास जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन. दे मस्ट हैव अ लॉ डिग्री. अगर एक कोई भी इंसान जाके जज बन जाते हैं तो क्या वो ठीक से जस्टिस डिलीवर कर पाएंगे? नहीं. तो ये जो हमारे को वारंटो है, ऐसे रिच से ऐसे पर्सन को हम रिमूव भी कर सकते हैं ऑफिस से कि यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू द ऑफिस, सो यू हैव टू लीव द ऑफिस. द पर्सन कैन बी आउस्टेड फ्रॉम द ऑफिस if the person is not properly educated or entitled to hold office. Educated आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे entitled in this context. फिर हम आते हैं certiorari. Certiorari is also a Latin maxim which means to be more fully informed. This is taken into account to remove a suit and adjudicate upon the validity of a proceeding. मतलब समझिए कि एक लोअर कोर्ट जो है हमारे, उसके पास एक ऐसे केस चल रहा है जो कि उसके स्कोप के बाहर है. देन द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑर्डर द लोअर कोर्ट और द पब्लिक और क्वासी पब्लिक लीगल बॉडी टू ट्रांसफर द केस टू द हायर अथॉरिटी बिकॉज द लोअर कोर्ट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू डिसाइड ऑन द केस. वो प्रोसीडिंग वैलिड नहीं होंगे अगर वो लोअर कोर्ट में कंडक्टेड होंगे तो इसे कहते हैं सर्टियोररी, टू बी मोर फुल्ली इन्फॉर्म्ड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोहिबिशन. आप समझ सकते हो, टू स्टॉप और टू फॉरबिड. दिस इज अ स्टॉप ऑर्डर. दिस writ is issued by a higher court to prevent a lower court from dealing with a case over which it has no jurisdiction. ये भी कुछ सिमिलर टाइप की है इसकी पहले से. ठीक है, अगर कोई केस पे हमारे लोअर कोर्ट्स की jurisdiction नहीं है तो the higher courts can transfer the case from the lower court to the higher ones and the lower courts are not entitled to deal with it. अब देखिए सर्टियोररी की जो मीनिंग और एक्सप्लेनेशन है, इट डिफर्स फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर. आपको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद आ जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएगा. सो एक एग्जाम्पल हम समझते हैं. जैसे कि हम बता चुके हैं कि ये जो पार्ट है, यू गेट एनालिटिकल क्वेश्चंस फ्रॉम ये, एनालिसिस बेस. तो एक एग्जाम्पल्स दिया गया कि a government had constructed a dam which caused displacement to the people, to the poor ones. Now people asked the district magistrate to give the reason why did this widespread displacement take place, and there was no answer from the district magistrate. तब वो ऐसे नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि if we abide by the principles of natural justice, principle of reasonableness क्या कहते हैं कि we have to give reason, the executive has to give reason. अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जनरली एक मतलब एक एरिया की एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं. तो द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज़ टू गिव रीजन्स फॉर इट्स डिसीजंस टू satisfy द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस. एंड देन एक रिट से ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सेटल कर सकते हैं, वो है सर्टियोररी. एंड what is the meaning of certiorari? You will tell me in the comments. And transparency और legitimate expectation जो है, ये एक बहुत ही important concepts है जो कि आपको याद रखना है. ठीक है, अब देखिए in terms of this example, reasonableness के अलावा भी आप transparency और legitimate expectation ये सब भी आपको लग सकता है कि वो applicable है, but this is the most apt example. एंड सपोज एक और एग्जाम्पल हम देते हैं कि if the people want something, if the people want the executive not to construct the dam, then which writ will be used? Then mandamus will be used. We command. The people can
approach the courts, and the court will then command the executive branch to enforce the rights of the displaced people. ठीक है, ऐसे ही आपको हर एक एग्जाम्पल जो देगा, हर एक क्वेश्चन में जो पूछेगा, ये आपको एनालाइज करना है, एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स. जो सारे कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, आई हैव एक्सप्लेन दैट बिट बाय बिट. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe. And if you have anything to say, please make sure that you write it in the comments. Thank you so much. Meet you in the next chapter, which will be on the topic of laws. Thank you.